आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? इवनिंग तो खैर अभी हुई नहीं है, गुड आफ्टरनून ही अभी है। शाम की 4 बजे वाली क्लास की आदत है ना। चलो जी, करें शुरुआत। एक तो सबसे पहले आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, इसको देख लो। ये भी 11 टू 17, 11 अप्रैल टू 17 अप्रैल, ये आस्क अ डाउट का मैराथन टाइप का कुछ चल रहा है, आस्क अ डाउट चैलेंज। इसके अंदर क्या है, जितने ज्यादा आप डाउट पूछोगे, मैक्सिमम डाउट जो बच्चा पूछेगा, मतलब उनका कोई ऐसा स्कॉलरशिप मिलने का वो है उनको। पार्टिसिपेट कैसे करना है, बस अपना मैक्सिमम डाउट पूछने, अपलोड मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलिड डाउट्स, हाउ मच कैन यू विन, ये वाला आपका ये वाउचर वगैरह है इसके अंदर। ठीक है, सोचो, डाउट पूछने के पैसे मिल रहे हैं ये तो पहली बार ही हो रहा होगा है, डाउट पूछने के पैसे मिल रहे हैं, बताओ। चलो जी, आ जाओ। एक बच्चा कह रहा है कि सर बहुत अच्छा किया इस टाइम के लिए क्लास लेकर, इस टाइम पे अक्सर सो जाया करते थे। मैं भी सोच रहा हूँ यार, ये वाला जो टाइम है ना, ये लाइफ का ऐसा टाइम है 11 से 5 बजे वाला, इसमें कुछ प्रोडक्टिव नहीं होता। ये ऐसा टाइम है कि इसमें प्रोडक्टिव कुछ काम नहीं होता। तो क्यों ना इस टाइम को अपन यूटिलाइज कर लें। आप क्लासेस के लिए यूटिलाइज कर लो, मैं क्लास लेने में यूटिलाइज कर लूंगा, तो अपने पास शाम का टाइम बच जाएगा। चलो, पहले मैं आपको दिखा देता हूं आज के कोर्स के अंदर अपन क्या क्या करने वाले हैं। आ जाओ। थोड़ा सा लाइटिंग का भी है, लाइट आपको प्रॉपर नहीं लग रही होगी, वो 1-2 दिनों में रिजॉल्व हो जाएगा भाई। अभी एक्चुअली ना मैं नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ, यहाँ पे वो रूम में चीजें होनी है अभी ना। एक्चुअली मेन समस्या क्या है कि जिस रूम को ऑफिस बनाना है उसके अंदर अभी एक बेड डला हुआ है, वो बेड यहाँ से मूव होगा, अभी मैं उसको कहीं बाहर भी नहीं रख सकता। वो लैंडलॉर्ड आएंगे, वो बेड लेके जाएंगे, फिर उसमें टेबल बनेगी, फिर वो सारी चीजें हो पाएंगी। ठीक, तो अभी 2-3 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा। आ जाइए। आज के कोर्स के अंदर क्या होने वाला है, मतलब इस कोर्स के अंदर तो वॉइस और नरेशन पढ़ाई जाएगी, थ्योरी पढ़ाई जाएगी और साथ में उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ले लूंगा, कुछ आपके जो ज्यादातर बच्चों के जो डाउट्स होते हैं, प्लिंथ टू पैरामाउंट और ऐसी जो किताबें मेनली, उनसे जो आपके क्वेश्चन जो डाउट होते हैं, वो भी अपन साथ में प्रैक्टिस में ऐड कर लेंगे। आज क्या होगा, पहले अपन बात करेंगे वाई वाई वी यू वाई वी यूज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का आखिर यूज ही क्यों किया जाता है। आपने सुना होगा कि एक्टिव टू पैसिव जाने में ना मीनिंग चेंज होता है ना टेंस चेंज होता है, तो फिर पैसिव वॉइस यूज करने की जरूरत क्या है। एक बेसिक तो मैंने आपको बता ही रखा है ना। एक बेसिक ये वाला जो रीजन तो मैंने आपको बता ही देख रखा है कि जब रिसीवर पर स्ट्रेस डालना हो, जब रिसीवर पर स्ट्रेस डालना हो, ये वाले टाइप के तो आपको बता ही रखे हैं, है ना। इसके अलावा कुछ और भी चीजें आज अपन डिस्कस करेंगे। ये कुछ कुछ पॉइंट है, ये कुछ कुछ पॉइंट्स है, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये कुछ और जगहें हैं जहां पे अपन जनरली यूज करते हैं पैसिव वॉइस का। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हल्का सा अपन टेंसेस को देखेंगे।
क्योंकि एक्टिव पैसिव पढ़ना है तो टेंस का स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। उसके बाद हल्की सी ये टेंस की आइडेंटिफिकेशन देख के फिर अपन पैसिव का चार्ट पढ़ेंगे कि पैसिव में किस में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली टेंस चेंज होने के बाद पैसिव किसके अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद ये कुछ सेंटेंसेस होंगे जिनका आप मुझे पैसिव ऐसे बना के दिखाओगे, ठीक। आज की क्लास के अंदर अपने को इतना जो पोर्शन है वो कवर करना है। आ जाइए शुरू करते हैं। चलो जी, एक बार मैं पढ़ाने से पहले क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। हर रोज मेरी ये 3 क्लासेस होती हैं। एक हुआ करेगी ये 12:30 से 2, 12:30 to 2। इसके अंदर जनरली बैच आएंगे वोकैब या प्रैक्टिस के। ये बाय चांस एक वॉइस नरेशन का बैच आ रहा है, क्योंकि ये मेंस के बच्चे काफी बार कह रहे थे सर आपने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, एक बार प्लस पे भी पढ़ा दो, है ना। कुछ प्रीवियस ईयर जो अभी ताजा क्वेश्चन आए वो भी ऐड करके पढ़ा दो। तो वो सारी चीजें भी आपका कंप्लीट, वो बेसिक कंप्लीट जो आपका ये थ्योरी है वॉइस, ये अपनी वॉइस और नरेशन की, वो भी हो जाए और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। उसके लिए 15 डेज का एक छोटा सा बैच है। उसके बाद जनरली इस टाइमिंग पे आया करेंगे वोकैब या फिर प्रैक्टिस के बैच। एक मेरी क्लास होती है 2:30 to 3:30 जिसके अंदर मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूँ। तेज होती है वो क्लास थोड़ी सी, 60 मिनट में 60 या 50 क्वेश्चंस होते हैं। उसके अंदर प्रीवियस ईयर होते हैं, कभी मॉक्स होते हैं। ये वाली जो होती है फ्री क्लास होती है, फ्री क्लास कह लो चाहे स्पेशल क्लास कह लो। अच्छा, और 4 to 6 वाला जो बैच है, ये वाला बैच के अंदर चलता है कंप्लीट ग्रामर, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ये जो पूरे चैप्टर वाला जो बैच होता है ना, ये इसमें चलता है। इसका जो नया बैच आएगा वो आएगा 25 मई को, 25 मई को, ठीक है जी। और अभी आप ये वॉइस नरेशन वाला बैच आपका 2 मई को खत्म होगा और 5 मई से एक नया प्रैक्टिस बैच आएगा। वो भी मेंस को ध्यान में रखते आएगा। अच्छे कॉन्सेप्ट भी होंगे, चैप्टर वाइज होगा उसके अंदर, और क्लोज टेस्ट PQRS वगैरह भी करेंगे। ये स्पेशल क्लास रोज नहीं चलती रहती है, जैसे आज भी है, ठीक है जी। तो ये है, अब आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा। अब बार बार बिल्कुल ये सेकंड क्लास के बच्चों की तरह मत करना, सर मैंने वो कर लिया, ये कर लूं क्या, वो कर लूं क्या, और वो बच्चे अपना थोड़ा मोटा अपना दिमाग खर्च करो, ठीक है। आ जाइए। पैसिव वॉइस का यूज ही क्यों करते हैं, पैसिव वॉइस का यूज ही क्यों करते हैं, आइए। अमित बच्चे इसमें सब कवर हो जाएगा, 4 बार बोल तो दिया कि कंप्लीट इसके अंदर वॉइस नरेशन सारा इसमें बेसिक पढ़ाऊंगा, सारे आपको रूल्स बताऊंगा, सारे आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अब कितनी बार पूछोगे भाई, अलग से वॉइस नरेशन का बैच है बता तो दिया, अब कितनी बार पूछोगे बताओ। मैं अभी 2-3 बार तो कह दिया, बिल्कुल ये सेकंड थर्ड क्लास वाले तुम्हारा ये बच्चे, अमित ये लड़का है कि लड़की है, तुम्हारा बैच में भी यही रोना रहता है। तुम्हें एक बात 20-20 बार पूछने की आदत है, आदत से लाचार हो तुम बच्चे। वॉइस नरेशन का बैच है कंप्लीट, इसके अंदर थ्योरी होगी, साथ में प्रैक्टिस होगी, जो आपके डाउट्स होते हैं जनरली बुक्स के वो भी इंक्लूड होंगे। अब जिसको देखना है वो देख ले और जिसको जाना है वो चला जाए, प्लीज बाकी बच्चों का टाइम खराब ना करें अपनी नौटंकी के चक्कर में। हाँ जी। अब मुझे लगता है कि इतनी बात तो मुझे लगता है हर बच्चे को पता होगी कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसके अंदर सब्जेक्ट डूअर होता है। एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, और पैसिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है। इतनी बात मुझे लगता है हर बच्चे को पता होगी। ये जो बी की फॉर्म्स होती हैं, पैसिव पहचानते कैसे हो, जैसे बी की फॉर्म प्लस V3, इज, एम, आर, वाज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को पैसिव कहते हैं। इतनी बात मुझे लगता है, ये 2 बातें मुझे लगता है हर बच्चे को पता होंगी। एक बार फिर से देख लीजिए। अगर मैं कोई सेंटेंस लिखूं उसमें पूछूं कि एक्टिव है कि पैसिव, मान लो ऐसा लिख दो, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, ये एक्टिव है कि पैसिव है, ये एक्टिव है कि पैसिव है। इतना पहचानना तो आता होगा कि अगर बी की फॉर्म प्लस V3 का स्ट्रक्चर बनेगा, अगर बी की फॉर्म प्लस V3 का स्ट्रक्चर बनेगा तो ही पैसिव होगा, वरना नहीं हो पाएगा। एक तो ये वाली बात। और दूसरा, जब आप पैसिव वॉइस लिखते हो
मान लो मैं लिख दूं अजय वॉज स्कोल्डेड या रजत वॉज स्कोल्डेड बाय हिज मदर, रजत वॉज स्कोल्डेड बाय हिज मदर, रजत वॉज स्कोल्डेड बाय हिज मदर। अब इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो मदर हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन बनेगा, रजत बनेगा। तो पैसिव वॉइस के अंदर वाक्य में वर्ब का सब्जेक्ट होता है जो रिसीवर होता है जिस पर काम किया जाता है। ये दो बातें मुझे लगता है हर बच्चे को पता होंगी, नहीं तो टेंशन मत लो, ये भी अभी दोबारा क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि अपन अक्सर पैसिव वॉइस को कब प्रेफर करते हैं, पैसिव वॉइस लिखना कब प्रेफर किया जाता है। ठीक है, अब आपको पता है एक्टिव वॉइस में सारा स्ट्रेस होता है डूअर पर यानी सब्जेक्ट पर। तो पहला सिनेरियो तो ये हो सकता है, मान लो सब्जेक्ट पता ही ना हो कौन है, मान लो कि सब्जेक्ट पता ही ना हो कौन है, तो उस केस के अंदर अपने को पैसिव वॉइस के अंदर लिखना, उस केस के अंदर अपने को पैसिव वॉइस को लिखना प्रेफर करना चाहिए। जैसे हिज कार वाज स्टोलन यस्टरडे, उसकी गाड़ी चोरी हो गई कल, किसने करी नहीं पता। मान लो कि जो डूअर है, जो बेसिकली डूअर है वो अपने को पता ही ना हो कि डूअर कौन है, उस एक्शन का डूअर कौन है। एक्टिव वॉइस में तो सारा स्ट्रेस डूअर पर होता है, अगर मान लो डूअर ही ना पता हो तो फिर क्या करें, फिर उसको पैसिव में लिखना प्रेफर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसको लिख नहीं सकते एक्टिव में, आप मान लो ऐसा लिख दो समवन स्टोल हिज कार यस्टरडे, समवन स्टोल हिज कार यस्टरडे, किसी ने उसकी गाड़ी चोरी कर ली कर। ऐसा नहीं है कि वो सेंटेंस गलत है, लेकिन प्रेफरेंस की बात है कि अगर आपको डूअर पता नहीं है, अगर आपको डूअर पता नहीं है, जबरदस्ती का समवन वमन ये सब लिखने की बजाय पैसिव में लिख लो ना। आ रही है बात समझ में? ये मैं आपको कुछ जगहें बता रहा हूं जहां पे अपन पैसिव वॉइस में लिखा, सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखना प्रेफर करेंगे। ब्रॉन्ज वॉज डिस्कवर्ड अराउंड 3500 BC, ब्रॉन्ज को डिस्कवर किया गया लगभग 3500 BC में, बिफोर क्राइस्ट। अब किसने डिस्कवर किया, किसने डिस्कवर किया ब्रॉन्ज को, नहीं पता, कोई ऐसा नाम भी नहीं आता कि अच्छा ये थे उस टाइम का साइंटिस्ट जिन्होंने ब्रॉन्ज को डिस्कवर किया था। हमें पता लगभग इस काल के अंदर ब्रॉन्ज की डिस्कवरी हुई थी। आ रही है बात समझ में? तो पहला पॉइंट तो पैसिव में लिखना कब प्रेफर किया जाता है, जब डूअर का ना पता हो। पैसिव में लिखना कब प्रेफर किया जाता है, जब डूअर का पता ना हो, डूअर अननोन हो या डूअर का बेसिकली पता नहीं। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि डूअर पता तो है कौन है, लेकिन डूअर इतना ऑब्वियस है कि उसको लिखने की जरूरत नहीं। कई बार क्या होता है कि डूअर इतना ऑब्वियस होता है कि उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे द थीव्स वर अरेस्टेड, द थीव्स वर अरेस्टेड यस्टरडे, चोरों को अरेस्ट कर लिया गया कल। कि कौन अरेस्ट करने का काम कौन करता है, अरेस्ट करने का काम कौन करता है, पुलिस करती है। तो इसके साथ आपको बाय पुलिस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, बाय पुलिस वगैरह लिखने की आपको जरूरत नहीं, ऑब्वियस है वो कि अरेस्ट करने का काम पुलिस ही करती है। डॉक्टर थोड़ी अरेस्ट करते हैं, लॉयर थोड़ी अरेस्ट करते हैं, टीचर थोड़ी अरेस्ट करते हैं। आ रही है बात समझ में? इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश बोली जाती है पूरे विश्व में, इंग्लिश बोली जाती है पूरे विश्व में। कौन बोलता है, इंग्लिश बोली जाती है पूरे विश्व में, कौन बोलता है, लोग बोलते हैं। बाय पीपल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। या तो डूअर पता ना हो या फिर डूअर ऑब्वियस हो, ये दो चीजें हो गई कि जहां अपन पैसिव वॉइस में लिखना प्रेफर करेंगे। कई बार क्या होता है डूअर इररेलेवेंट होता है, मतलब डूअर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता उस सेंटेंस के अंदर। कोई ना कोई डूअर जरूर होता है, कोई ना कोई डूअर जरूर होता है, लेकिन इररेलेवेंट है, उस पर कोई मतलब उसका कोई सेंटेंस में रोल नहीं है। मान लो जैसे आपके पास मैसेज आया, आपने कोई एप्लीकेशन लगाई थी, जैसे अब एसएससी का फॉर्म बहुत बच्चों का रिजेक्ट हुआ इस बार एसएससी का बहुत बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, तो आ जाए कि यूर फॉर्म हैज बीन रिजेक्टेड, यूर फॉर्म हैज बीन रिजेक्टेड। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करिए, जब आप कहोगे यूर फॉर्म हैज बीन रिजेक्टेड, तो इसके अंदर वो रिजेक्ट किसने किया, ये सारी बातें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या यहाँ पर डूअर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बस ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन जो है ना भैया वो रिजेक्ट हो गई। आ रही बात समझ में? योर ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड, जैसे अभी वो अमेजोन से मंगा रखी थी एक दो टोकरी टाकरी सी, अब वो आई थी, तो मेरे पास अभी मैसेज आएगा योर ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड सक्सेसफुली। अब वो कौन डिलीवर करके गया, बाय रजत, बाय कुणाल, बाय सोनू, बाय मोनू, को मतलब नहीं है उससे। कहने का मतलब इंफॉर्मेशन के अंदर अगर डूअर इरेलेवेंट हो, डूअर का कोई रिलेवेंस ना हो। आ रही है बात समझ में? योर अकाउंट इज वेरीफाइड नाउ, योर अकाउंट इज वेरीफाइड नाउ, तुम्हारा अकाउंट अब वेरीफाइड है, किसने वेरीफाई किया, नहीं पता ना। या तो कह लो डूअर पता नहीं है, या फिर कह लो डूअर इररेलेवेंट है, उस पर स्ट्रेस डालना कोई जरूरी नहीं है, उसकी बात करना कोई जरूरी नहीं, यहाँ पे मेन इंफॉर्मेशन जरूरी है।
और देखिए कई बार क्या होता है कि हम ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए, जैसे होता है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब जैसे ये हम यहाँ पे मूव हुए जब देहरादून में, तो ये फर्निश्ड फ्लैट है, कहने का मतलब ये इसमें सोफा वोफा बेड वेड सब पहले ही लगे हुए हैं। ये सोफा ना गंदा सा हो रहा था, तो मैंने फोन किया सोफा ड्राई क्लीन वालों को, मैं क्या ये फोटो खींच के भेज रहा हूँ, भैया निशान विशान चले जाएंगे ना सब। तो वो क्या कह रहा है जी, 100% गारंटी तो नहीं है, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, इस पे कुछ निशान ऐसे हैं जो मिट नहीं सकते, दीज स्टेन्स कांट बी रिमूव्ड, ये जो धब्बे हैं ये मिट नहीं सकते, दीज स्टेन्स कांट बी रिमूव्ड। अब पता है, अगर इसको वो एक्टिव में लिखता ना, अगर वो इसको एक्टिव में लिखता तो देखो, एक्टिव में लिखता तो सेंटेंस होता वी कैन नॉट रिमूव दीज स्टेन्स, एक्टिव में लिखता तो लिखता वी कैन नॉट रिमूव दीज स्टेन्स। उस सेंटेंस और इस सेंटेंस को देखो, भले ही एक्टिव पैसिव है, मीनिंग भी लगभग सेम सा है, लेकिन दोनों बातों में देखो कितना डिफरेंस आ गया। एक तो कोई बंदा कहे वी कैन नॉट रिमूव दीज स्टेन्स का मतलब होता है कि हम इन धब्बों को नहीं मिटा सकते, यानी हमारे बस की नहीं है, किसी और से करा लो, हमारे बस की नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे कह दे ये धब्बे मिट ही नहीं सकते, तो इसका मतलब भैया किसी से करवा लो, होगा ही, ये काम तो हो ही नहीं सकता। आ रही बात समझ में? ऐसे ही मान लो कोई कहे आई कैन नॉट रिपेयर दिस टीवी, आई कैन नॉट रिपेयर दिस टीवी, इसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर क्षमता नहीं है, मैं एबल नहीं हूं इस टीवी को रिपेयर करने में, है ना। लेकिन वहीं अगर ऐसे कह दें कि ये टीवी रिपेयर हो ही नहीं सकता, वहीं अगर ऐसे कह दें कि भैया तो टीवी रिपेयर हो ही नहीं सकता, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपके ऊपर जो जिम्मेदारी थी, आपके ऊपर जो ब्लेम आना था, वो आपने अवॉइड कर दिया। समझ में आ रहा है? कई बार इस काम के लिए भी पैसिव का यूज कर लिया जाता है। लीगल स्टेटमेंट्स को जनरली पैसिव के अंदर लिखा जाता है, अक्सर इसको पैसिव के अंदर लिखा जाता है। जैसे ट्रेसपासर्स विल बी पनिश्ड, जैसे ट्रेसपासर्स कौन से होते हैं? बिना अथॉरिटी के किसी प्रॉपर्टी में घुसने वाले। मान लो किसी का प्लॉट है, तुमने वहां भैया क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, अगला नहीं चाहता उसके प्लॉट को यूज करो, तुम ऐसे पहले पूछ तो लो उससे। बिना आज्ञा कहीं पर घुसने वाले, किसी की प्रॉपर्टी में घुसने वाले ट्रेसपासर्स को पनिश किया जाएगा, पैसे में लिख दिया। ई टेबल्स आर नॉट अलाउड इनसाइड दिल्ली मेट्रो, ई टेबल्स प्रतिबंधित है, खाने पीने का सामान इनसाइड दिल्ली मेट्रो प्रतिबंधित है। जो लीगल स्टेटमेंट ऐसे सेइंग होती है ना, वो आमतौर से, अब मैं फिर बता रहा हूं, देखो ऐसा नहीं है कि इसको आप एक्टिव में लिख नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि कभी एक्टिव में लिख ही नहीं सकते, मैं प्रेफरेंस की बात कर रहा हूं कि इन चीजों को पैसिव में लिखना प्रेफर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इनको एक्टिव में लिख ही नहीं सकते, लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, मैं प्रेफरेंस की बात कर रहा हूं कि एक्टिव और पैसिव में कब किसको प्रेफर करते हैं। ये पैसिव की प्रेफरेंस की स्टेटमेंट्स बता रहा हूं मैं आपको। एक्टिव तो देखो हमेशा अच्छा होता है, एक्टिव ना हमेशा अच्छा होता है, अगर ये वाले केस नहीं है ना, नॉर्मल अगर सेंटेंस है तो एक्टिव हमेशा ही अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो छोटा होता है, कंसाइज होता है। एक्टिव हमेशा बेटर, जैसे आपने सुना होगा स्कूल वगैरह में टीचर आपको कहते थे जनरली पैसिव को मत यूज किया करो, पैसिव बड़े रेयर केस में यूज करा करो, एक्टिव में लिख सकते हो तो प्रेफर एक्टिव को ही किया करो, ये बातें सुनी होंगी ना आपने। क्योंकि यार वो छोटा है, उससे वो छोटा है। अगर मैं एक तो लिखूं, एक तो मान लो मैं ऐसा लिखूं, एक तो मान लो मैं ऐसा लिखूं, मोहन प्लेज क्रिकेट, और मैं लिखूं क्रिकेट इज प्लेड बाय मोहन, जबरदस्ती का इज और ये बाय क्यों सेंटेंस को लंबा करें? जब दोनों का मीनिंग सेम है, जब दोनों का मीनिंग सेम है तो जबरदस्ती का सेंटेंस हम क्यों लंबा करें? समझ में आया? तो एक्टिव वर्जन हमेशा बेटर स्ट्रक्चर माना जाता है अगर ये वाले केस नहीं है तो। अगर इस टाइप के केस है, एक बार बाकी सारे दोबारा देख लो। अगर डूअर का ना पता हो, उसमें अपन पैसिव को प्रेफर कर लेते हैं। अगर डूअर ऑब्वियस हो तो भी पैसिव को प्रेफर कर लेते हैं। अगर डूअर इररिलेवेंट हो तो भी पैसिव को प्रेफर कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना हो तो पैसिव को प्रेफर कर लेते हैं। लीगल स्टेटमेंट में पैसिव को प्रेफर कर लेते हैं। अब आइए इस पे, सबसे ज्यादा जो सबसे मेन कारण होता है पैसिव को यूज करने का, वो वाला होता है जी ये, रिसीवर पर स्ट्रेस डालना, रिसीवर पर स्ट्रेस डालना। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, मान लो कि हम मतलब 4-5 हम लोग हैं, हमारा चोरी का ही काम है, चोर हैं हम, ठीक है, चोर हैं हम, ठीक। अच्छा,
मान लो कि फिर सारे अपना चोरी का सामान दिखा रहे हैं, कोई कुछ लेके आया, कोई कुछ लेके आया। अच्छा, कोई कह रहा मैंने ये हीरा चुरा लिया, कोई कह रहा मैंने अंगूठी चुरा ली। अच्छा, ये गाड़ी किसने चुराई है? ये जो गाड़ी खड़ी है भैया, ये गाड़ी किसने चुराई है? वैसे तो मेरे सेंटेंस अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसमें गाड़ी स्पेसिफिक हो जाएगी, दा आएगा। जो मैं अभी सेंटेंस बोल रहा हूँ उसमें गाड़ी स्पेसिफिक हो जाएगी, दा आएगा। लेकिन वैसे एग्जाम्पल के लिए भी आपको बता रहा हूँ। तो जवाब देने वाला क्या कह रहा है? मोहन ने चुराई है जी गाड़ी। ये जो गाड़ी है ये मोहन ने चुराई है। तो उसको स्ट्रेस किस पर डालना है? डूअर पर स्ट्रेस डालना है। अगर डूअर पर स्ट्रेस डालना होता है, जिसने काम को किया उस पर स्ट्रेस डालना होता है, तो उस पर सब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है? जिस पर सारा स्ट्रेस होता है। सब्जेक्ट कौन होता है? जिस पर सारा स्ट्रेस होता है। तो अगर आपको डूअर पर स्ट्रेस डालना होता है तो आप डूअर के रूप में सब्जेक्ट लिख देते हो, यानी कह लो सब्जेक्ट डूअर को बना देते हो। उस केस में वॉइस आती है एक्टिव। ठीक है। अब यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट हो गया, स्टोल वर्ब होगी, कार ऑब्जेक्ट हो गया। अब सिचुएशन नंबर 2 इमेजिन करिएगा। देखो फिर बता रहा हूं, 20 मिनट हो चुके हैं और अभी तक मैंने आपको एक्टिव पैसिव बनाना नहीं सिखाया। मैं पहले आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक्टिव पैसिव आखिर लगाते क्यों है। रूल रट्टे तो कोई भी सिखा देगा कि ये अच्छा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव ऐसे बनता है, इसका पैसिव ऐसे बनता है। पहले थोड़ा समझने की कोशिश करो कि आखिर एक्टिव पैसिव की जरूरत ही क्या है, क्यों लगाते हैं, तो थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। सेकंड सिचुएशन समझिए, दूसरी सिचुएशन। अब मान लो ये मोहन है, हमारी गली का बच्चा है। इसको चोरी की लत पड़ चुकी है। वो होता है ना क्लेप्टोमेनिया, है ना। वैसे क्लेप्टोमेनिया में छोटी छोटी चीजें चुराते हैं लोग, गाड़ी वाड़ी तो नहीं चुराते क्लेप्टोमेनिया वाले, है ना। लेकिन चलो मान लेते हैं कि इसको चोरी की लत पड़ चुकी है, चोरी की गंदी आदत पड़ चुकी है, या कह लो ड्रग्स वर्ग्स करने लग गया, पैसे घर वाले देते नहीं तो कुछ कुछ चुराता रहता है, गंदी संगत इसकी हो चुकी है। तो मोहन के रोज कंप्लेंट आती है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी इसने कुछ चुरा लिया, कभी किसी से कुछ लड़ाई कर ली। तो एक लड़का आया आपके पास, पुलिस आ गई है, मोहन को उठा के ले गई, उसने फिर चोरी करी है। पुलिस आई थी, मोहन को उठा के ले गई है, उसने फिर चोरी करी है। तो उन्होंने पूछा क्या चोरी कर लिया इस बार? अरे मोहन ने इस बार क्या चोरी कर लिया? तो आपने कहा एक गाड़ी चोरी कर लीजिए मोहन ने, एक गाड़ी चोरी करी। इस बार बोलने वाले का सारा स्ट्रेस, क्योंकि देखो पूछने वाले को पता मोहन की बात हो रही है, सुनने वाले को पता मोहन की बात हो रही है, इस बार सारा स्ट्रेस इस चीज पर है कि चोरी क्या किया गया, यानी रिसीवर पर स्ट्रेस है। अगर रिसीवर पर स्ट्रेस है तो इस बार सब्जेक्ट किसको बनाओगे? रिसीवर पर स्ट्रेस है तो इसको किस बार, इसको सब इस बार सब्जेक्ट किसको बनाओगे? रिसीवर को बनाओगे। अब लेकिन ध्यान रखना, एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव जाते वक्त मीनिंग चेंज नहीं होता। ऐसा मत कर देना कि एक्टिव में मोहन गाड़ी चोरी कर रहा था और पैसिव में जाके गाड़ी ने मोहन को चोरी कर लिया। ऐसा मत कर देना कि ऐसे लिख दो कार स्टोल मोहन, ऐसा मत कर देना। कहीं मीनिंग बिल्कुल सेम रहेगा, खाली स्ट्रेस चेंज होगा। तो यहाँ पे ऐसा क्या वर्ड है, ये बाय प्रीपोजिशन पैसिव में क्यों आती है? ये इसलिए आती है क्योंकि ये डूअर को दिखाने वाली प्रीपोजिशन होती है। अगर बाय के साथ मोहन लिख दोगे तो इससे पता चल जाएगा कि इस काम को करने वाला जो है वो मोहन ही है, मीनिंग सेम रह जाएगा। और स्टोल को वॉज स्टोलन में क्यों चेंज किया? क्योंकि पैसिव के लिए चाहिए होता है बी की फॉर्म प्लस V3, और वो क्यों चाहिए होता है? स्टील माने होता है चुराना, और बी की फॉर्म प्लस V3 से जो बनेगा उसका मतलब होगा चोरी किया जाना। अब मोहन तो चुराएगा कुछ, मोहन को थोड़ी चोरी किया गया, लेकिन गाड़ी थोड़ी किसी को चुरा दी, गाड़ी को चोरी किया गया है। गाड़ी ने किसी को नहीं चुराया, गाड़ी को चोरी किया गया है। तो ये वाला जो मीनिंग है बी की फॉर्म प्लस V3 से आएगा, ये मीनिंग आएगा बी की फॉर्म प्लस V3 से। अब पहले पास्ट था तो बाद में पास्ट रखना है, तो पहले इज एम आर तो आ नहीं सकता हो तो प्रेजेंट में आते हैं, विल बी शैल बी आ नहीं सकता हो तो फ्यूचर में आते हैं, तो वॉज वर्ब से बनेगा। अच्छा, गाड़ी सिंगुलर है तो वॉज आ गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, और ये पैसिव में लिख दी। अरे आई कुछ बातें समझ में? अब वो सारी बातें दिमाग के सामने से निकालो, सारी बातें दिमाग के सामने से निकालो जो आपको रूल पढ़ा रखे थे ना। देखो सुनना, एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें। क्यों बना दें? क्योंकि पैसिव हमने लिखा ही इसलिए कि रिसीवर पर स्ट्रेस डालना है। पैसिव को लिखा ही इसलिए जाता है कि रिसीवर पर स्ट्रेस डालना है, और स्ट्रेस डालने का तरीका क्या? उस चीज को सब्जेक्ट बना दो। सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन के साथ लिख दो। क्यों लिख दो? क्योंकि मीनिंग चेंज नहीं करना, जो पहले डूअर था पता चले कि बाद में भी डूअर ही रखना है, तो उसके लिए बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। वर्ब को बी की फॉर्म प्लस V3 में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि स्टील का मतलब है चुराना, मुझे यहाँ पे चुराना नहीं, मुझे यहाँ पे चोरी किया जाना वाला मीनिंग चाहिए, वो बी की फॉर्म प्लस V3 से आएगा। वॉज ही क्यों लगाया, इज क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पहले पास था बाद में पास रखना है। वो रूल सारे क्यों बने थे समझ में आ रहा है? एक बार आ जाओ, ये सारी सेम कथा दोबारा करते हैं, सारी सेम कथा दोबारा करते हैं, ठीक है।
देखिए जरा, सिचुएशन नंबर 1, अब तुम मुझे बताना कि एक्टिव में लिखेंगे पैसिव में। मैं तुम्हें सिनेरियो बता रहा हूं, तुम मुझे बताना कि एक्टिव लिखेंगे पैसिव। ठीक है, मान लो एक लव लेटर आया राधिका के पास, एक लव लेटर आया राधिका के पास। राधिका ने पढ़ा, नाम नीचे लिखा नहीं हुआ, नाम नीचे लिखा नहीं हुआ। तो अब क्या करें? तो लड़कियों ने प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, इंग्लिश का जिस दिन होमवर्क मिलेगा ना, तो सारी कॉपियां कलेक्ट होंगी, मैडम के पास जाएंगी, स्टाफ रूम में कॉपियां अपन रख के आएंगे और एक एक बच्चे की राइटिंग चेक कर लेंगे कि वो लव लेटर किसने लिखा है। ठीक है, अब भैया कॉपियां आ चुकी हैं, लेटर आ चुका है, राइटिंग मिलाई गई, तो वो राइटिंग किसकी निकली? कुणाल की। तो अब ये सहेली आके बाकी सहेलियों को बताई, क्योंकि बाकी सहेलियों ने क्या पूछा, कौन पसंद करता है राधिका को? अरे राधिका के लिए लव लेटर किसने लिखा? कौन है राधिका का आशिक, कौन है? अब बताओ, एक्टिव में लिखें कि पैसिव में लिखें? एक्टिव में लिखें कि पैसिव में लिखें? डूअर पे स्ट्रेस डालना है ना, जो लव करने का डूअर है, जो प्यार करने का डूअर है, उस पे स्ट्रेस डालना है। अगर डूअर पे स्ट्रेस डालना है तो फिर क्या लिखना पड़ेगा? डूअर को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और अगर डूअर को सब्जेक्ट बनाते हो तो वॉइस कैसी लगती है? एक्टिव लगती है। ये सब्जेक्ट बन गया, ये वर्ब बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब सिचुएशन नंबर 2 इमेजिन करो। अब यूज सिचुएशन नंबर 2 इमेजिन करिए। इस बार क्या हो रहा है कि जैसे आपने स्कूलों में देखा होगा, स्कूल में, कॉलेज में, अक्सर क्लास के अंदर एक ऐसा लड़का हुआ करता है, सारी लड़कियां उसी लड़के से बात करती, सब लड़कियां उसी लड़के से बात करती, कन्हैया टाइप का लड़का होता है वो एकदम, है ना। एक उसकी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी होती है, एक उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है, एक उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाह रही होती है, एक उसकी मतलब मुंह बोली बहन होती है, मतलब पूरी क्लास के अंदर उसी का साम्राज्य होता है। ठीक है, हैंडसम होता नहीं, हैंडसम होना जरूरी नहीं है, हैंडसम नहीं, बातों में बड़ा चतुर होता है ऐसा आदमी। तो अब भैया बहुत टाइम हो गया, सब लड़कियां वेट कर रही हैं कब इस वाले का ब्रेकअप हो, तो कब मेरे साथ ये रिलेशनशिप में आए। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 3 साल से उसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में, बात सबसे कर रहा है, फोन पे बात करता है, किसी को अपनी बेस्ट फ्रेंड बताता है, किसी को अपनी फास्ट फ्रेंड बताता है ना, किसी को अपनी इमोशनल वाली फ्रेंड बताता है, सबसे बात कर रहा है, रोज बात कर रहा है सबसे, है, लेकिन उस वाली को छोड़ भी नहीं रहा। अब सब लड़कियां परेशान है कि भैया क्या किया जाए, ऐसे तो हम ये स्कूल कॉलेज हमारा ऐसे ही पास हो जाएगा, जो बाकी लड़के लाइन दे रहे, कम से कम इन्हीं से कुछ ना कुछ बात कर ली जाए। तो फिर सब लड़कियों ने डिसाइड किया, देख भैया सुन मेरी बात, सीधी सीधी ना, तो हमें एक बता दे, तू मेन किसके साथ रहना चाहता है, फाइनल कर दे, ताकि हम भी अपना और ढूंढ लें। लड़कियों ने मीटिंग कर ली, साफ साफ उसको बता दिया। तो उसने कहा कि एक काम करता हूं, मैं कल तुम सबको लेटर दूंगा, मैं कल सबको तुमको लेटर दूंगा, जिसके लेटर में फ्रेंड आए वो मेरी फ्रेंड है, जिसके लेटर में सिस्टर आए वो मेरी सिस्टर है, और जिसके लेटर में लव लिखा हो वही मेरी पक्की वाली गर्लफ्रेंड है। ठीक, अगले दिन सबको लेटर मिल गए, सबने अपने लेटर खोले, हवा चल रहा है, अरे अरे कौन है, अरे कुणाल किसको प्यार करता है, मेन है कौन सी वाली है, कुणाल की। फिर राधिका का जो लेटर था उसके अंदर लव लिखा हुआ था, राधिका को प्यार करता है। तो अब क्या बोला जाए, इसको एक्टिव में बोलेंगे पैसिव में बोले? प्यार करने का डूअर कुणाल है, बोलने वाले को भी पता है, सुनने वाले को भी पता है ना। तो इस बार मुझे सारा का सारा स्ट्रेस डालना है रिसीवर पर, तो इस बार सब्जेक्ट किसको बना दूंगा? रिसीवर को बना दूंगा। ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा, ये मेन वर्ब बनेगा, ये प्रीपोजिशन बनेगा, ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, वो जो आपने बचपन से आज तक रूल पढ़े, ना, बचपन से आज तक जो आपने रूल पढ़े थे, वो सारे के सारे लॉजिकल थे, ध्यान से सुनिएगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, क्यों बना दो? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, क्यों बना दो भैया? क्योंकि इस बार सारा का सारा स्ट्रेस ऑब्जेक्ट पर डालना है, रिसीवर पर डालना है, इसलिए तो पैसिव वॉइस लिखा है। सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन के साथ लिख दो, क्यों लिख दो? क्योंकि पहले डूअर कुणाल था, तो अब भी डूअर कुणाल रहेगा। एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त ना मीनिंग चेंज होगा, ना टेंस चेंज होगा, केवल स्ट्रेस चेंज होगा। अच्छा, वर्ब को बी की फॉर्म प्लस V3 में चेंज कर दो, क्योंकि मुझे
किया जाना वाला मीनिंग चाहिए। वो उससे प्यार करता है, राधिका को प्यार किया जाता है, ये वाला मीनिंग जो है ये बी की फॉर्म प्लस V3 से निकलेगा। अच्छा, वॉज वर क्यों नहीं आया, विल बी शैल बी क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर पहले प्रेजेंट था तो बाद में प्रेजेंट रहेगा। प्रेजेंट में क्या आते हैं? इज एम आर आते हैं, एम आई के साथ आता है, आर प्लूरल के साथ आता है, राधिका सिंगुलर है इसलिए इज आया। बोलो भैया, समझ में आया? चलो जी, तो ये था अपना बेसिकली पैसिव क्यों लगाते हैं का जवाब, कि आखिर हमें पैसिव वॉइस लगानी ही क्यों पड़ती है। अब थोड़ा सा टेंस पढ़ते हैं। अभी बेसिक वाला टेंस है, आगे कभी मान लो मुझे थोड़ा सा टेढ़ा सेंटेंस अगर जरूरत पड़ी तो उसका हाथ की हाथ उस सेंटेंस के साथ ही पढ़ा दूंगा। अभी के लिए आप इस टेंस के चार्ट को देखिए, अभी के लिए आप इस सेंटेंस के चार्ट को देखिए, ठीक है, सॉरी टेंस के चार्ट को देखिए। ता है, ती है, रहा है, रहे हैं, चुके हैं, चुके हैं से टेंस पढ़ना छोड़ दो वरना बहुत दिक्कत आ जाएगी। सीधा सीधा स्ट्रक्चर है, एक बार इसको देख लेना, सारा याद हो जाएगा। अभी 10 मिनट मुझे दे दो, याद हो जाएगा ये। देखिए जरा, वर्ब की पहली फॉर्म आए या डू डज आए, वर्ब की पहली फॉर्म आए या डू डज के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आ जाए। बेसिक फॉर्म क्या होती है? वर्ब की बेस फॉर्म। अब ये जैसे मान लो एक वर्ब है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, है ना। अब काफी बच्चे तो ऐसे पढ़ते हैं कि ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। ये वाली जो काफी स्कूलों में V4 पढ़ाई जाती है, कई इसको V1 प्लस ING कहते हैं, कई इसको V5 कहते हैं और कई इसको V1 कहते हैं, सिंगुलर वाली। वो अलग अलग जगह का अलग अलग वो है, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता, ये बातें वही। इनमें से बेसिक फॉर्म किसको कहूं? किससे बनी है सारी की सारी फॉर्म? इनमें बेसिक फॉर्म किसको कहूं? कहां से बनी है सारी की सारी फॉर्म? गो से, ठीक है। तो डू डज जब भी हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम करते हैं तो उसके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। डू डज या मॉडल जब भी आते हैं तो उनके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। V1 भले ही मैंने लिखा है लेकिन आप इसको समझिएगा वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है, क्योंकि V1 तो ये भी है ना, V1 तो गोज भी है और V1 गो भी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि डू डज या मॉडल जब भी आते हैं तो उसके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, वर्ब की बेसिक फॉर्म, ठीक है जी। तो अगर वर्ब की पहली फॉर्म आ जाए या डू डज आ जाए तो समझ जाना प्रेजेंट डेफिनेट है। सेंटेंस सुनो, अगर मैं कहूं माई मदर गोज टू टेंपल डेली, माई मदर गोज, गोज कौन सी फॉर्म है? पहली, आप कहोगे प्रेजेंट डेफिनेट है। शी डज नॉट गो टू स्कूल, प्रेजेंट डेफिनेट है। आई टीच फॉर 6 hours डेली, टीच डॉट डॉट पहली फॉर्म है, प्रेजेंट डेफिनेट है। मोहन गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, गोज आ गया, प्रेजेंट डेफिनेट है। ही ड्राइव्स हिज कार वेरी फास्ट, वो अपनी गाड़ी बड़ी तेज चलाता है, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन पहली फॉर्म है, प्रेजेंट डेफिनेट है। कहानी आ रही है समझ में? वर्ब की पहली फॉर्म आते ही समझ जाना प्रेजेंट डेफिनेट है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। आई वेंट टू बॉम्बे, गो, वेंट, गॉन, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है जी। अच्छा, अगर मैं लिख दूं शी एट माई केक, ईट, एट, ईटन, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है जी। शी डिड नॉट कॉल मी, डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है जी। विल शैल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आ जाए, फ्यूचर इंडेफिनिट है। आई विल कॉल यू, आई विल ज्वाइन बीजेपी, आई विल टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन, आई विल टीच यू, विल शैल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर से देख लो, V1 प्रेजेंट डेफिनिट, V2 पास्ट इंडेफिनिट, विल शैल प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर हो गया? अभी एग्जांपल भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, ये जो एग्जांपल है तुम ही करोगे, ये एग्जाम्पल जो है इनके टेंस मुझे तुम ही बताओगे तो सब समझ में आएगा। 10 मिनट मुझे दे दो, 10 मिनट के बाद आपको टेंस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है V1 प्लस में ING, कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है V1 प्लस में ING, कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है V1 प्लस में ING। देखो V1 प्लस ING यहां भी आ रहा है, V1 प्लस ING यहां भी आ रहा है, V1 प्लस ING यहां भी आ रहा है। ये टेंस पता क्यों बनाए गए? टेंस इसलिए बनाए गए ताकि पढ़ने वाले को पढ़ती पता चल जाए कि ये एक्शन कब हुआ। मान लो मैं कह दूं आई विल वॉच अ मूवी, ये प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है? पढ़ते पता चल गया ना, विल वॉच से पता चल गया फ्यूचर है। आई वॉच्ड अ मूवी, V2 देखते पता चल गया पास्ट है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना रखे हैं, कभी ING कभी V3, ये सारा डपोसला कर क्यों रखा है? इसलिए कर रखा है ताकि पढ़ने वाले को, सुनने वाले को सेंटेंस सुनते ही पता चल जाए कि एक्शन कब हुआ, हाँ क्या ना।
अब इसमें भी आईएनजी आ रहा है, इसमें भी आईएनजी आ रहा है, इसमें भी आईएनजी आ रहा है, तीनों में आईएनजी आएगा तो फिर पढ़ने वाला सोच कैसे पाएगा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? उसको तो बस कॉन्टिन्यूस पता चलेगा, आईएनजी से तो सिर्फ कॉन्टिन्यूस पता चला। तो कौन बताएगा प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है? हेल्पिंग वर्ब बताएगी। इज एम आर लगाओ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, वॉज वर लगाओ तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, विल बी शैल बी लगाओ तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। जैसे आई एम वेटिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आई वॉज वेटिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस, आई विल बी वेटिंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। दे आर प्लेइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, दे वर प्लेइंग पास्ट कॉन्टिन्यूस, दे विल बी प्लेइंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। क्लियर हो गया? जैसे कॉन्टिन्यूस की पहचान होती V1 प्लस में आईएनजी, ऐसी परफेक्ट टेंस की पहचान होती वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसी परफेक्ट टेंस की पहचान होती वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब फिर वही समस्या, V3 तो तीनों में आ रहा है, तो अकेला V3 लिख के छोड़ दूंगा तो पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है? अरे बिल्कुल आसान, हेल्पिंग वर्ब देखना, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब होगी तो पास्ट परफेक्ट है, विल हैव शैल हैव होगी तो फ्यूचर परफेक्ट है। समझ में आया? I have won a gold medal प्रेजेंट परफेक्ट है, I had won a gold medal पास्ट परफेक्ट है, I will have won a gold medal फ्यूचर परफेक्ट है। अगला नाम से क्लियर है, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस दोनों के लक्षण होंगे इसमें। परफेक्ट की पहचान क्या थी? V3 देखो बीन सब में आ रहा है, बी की फॉर्म की V3 बीन होती ना, इज एम आर वाज वर बी बीन। अच्छा, कॉन्टिन्यूस की क्या पहचान होती है? कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है V1 प्लस आईएनजी, देखो सब में आ रहा है, तो बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी देखो तीनों में आ रहा है, बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। अब फिर वही दिक्कत है, तो तीनों में आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर? अरे बिल्कुल आसान, हैज हैव आई तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2012, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू। समझ में आया? अब आप इसको 1 मिनट तक आपने ऐसे आंखें टिका टिका के एक बार आप देखो, फिर मैं फिर रिवाइज कराता हूं और फिर आप सेंटेंसेस देखिएगा। 1 मिनट इसको दो एक बार अपने आप से। चलो जी, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। कॉन्टिन्यूस टेंस पहचानना देखो कितना आसान है, आईएनजी देखते ही कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट फ्यूचर कौन बताएगा? इज एम आर तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वॉज वर हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, विल बी शैल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। V3 देखते ही समझ जाना परफेक्ट टेंस है। अब कैसे पता चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट? हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड है तो पास्ट परफेक्ट, विल हैव शैल हैव है तो फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कैसे पता चलेगा? बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी देखते समझ जाना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अब प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, विल हैव शैल हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, V1 आए तो प्रेजेंट डेफिनेट, V2 आए तो पास्ट इंडेफिनेट, विल शेल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आए तो फ्यूचर इंडेफिनेट। इतना इजी है ये। कमेंट कोई नहीं करेगा, कमेंट कोई नहीं करेगा। एक बार सबको सोचने का मौका दीजिए, आराम से इनको देखिए। ये 8-10 सेंटेंसेस हैं, इनमें आपको टेंस फाइंड आउट करना है। कमेंट में कोई आंसर नहीं लिखेगा, सोचिए जरा। चलो जी, इसको पढ़ाने से पहले तुम मुझे एक बात बताओ। जैसे एक वर्ब है, प्ले, प्लेड, प्लेड, इसमें ये V2 भी प्लेड है, V3 भी प्लेड है। V2 भी प्लेड है, V3 भी प्लेड है, तो कैसे पता चलेगा कि ये V2 है कि V3 है? कौन सी V2 है, कौन सी V3 है, कैसे पता करोगे? इसमें ऐसे होता है, जैसे ये जो ई लिखते हैं ना, अगर इसकी आप ये ऐसे गुंडी से नीचे से लेके जाओगे, अगर ई की ऐसे गुंडी आप नीचे से लेके गए तो हो जाएगा V2, और ई की ऐसे गुंडी अगर आप ऊपर से ऐसे बनाओगे तो हो जाएगा V3। ऐसा नहीं है क्या? ऐसे नहीं होता क्या? तो कैसे होता है? वर्ब की तीसरी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आती। अभी हमने देखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के लिखी ही नहीं जा सकती। क्यों नहीं लिखी जा सकती? ये भी लॉजिकल है, समझो इस बात को। अगर V3 अकेला लिख दोगे तो V3 यहां भी आता है, यहां भी आता है, यहां भी आता है, तो पता कैसे करोगे टेंस का? और ये सारा डपोसला किया किसके लिए किया है? ताकि टेंस का पता चले, जिससे टाइम का पता चलेगा। ये 12 अलग अलग स्ट्रक्चर क्यों बनाए? ताकि ये 12 अलग अलग टाइम को रिप्रेजेंट करें। अगर तुम हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लिखोगे, सीधा आई ईटन द केक लिख के छोड़ दोगे, तो पता कैसे चलेगा कौन सा टेंस है? और फिर पता नहीं चलेगा टाइम का। समझ में आया? चलो आ जाओ। अब मुझे बताओ, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ये V2 है कि V3 है? बोलो। सेकंड भी कंप्लीट होती है, थर्ड भी कंप्लीट होती है, V3 है। V3 होते ही पक्की होगी कि परफेक्ट टेंस है। V3 तो परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। हैज, हैव, हेल्पिंग और कौन से परफेक्ट में आती है? प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। आईएनजी देखते ही इतनी बात तो पक्की होगी कि कॉन्टिन्यूस टेंस है। आईएनजी देखते ही कॉन्टिन्यूस है। वॉज और हेल्पिंग वर्ब कौन से कॉन्टिन्यूस में आती है? पास्ट कॉन्टिन्यूस। टीच, टॉट, टॉट वर्ब की पहली फॉर्म है। वर्ब की पहली फॉर्म किस में आती है? प्रेजेंट डेफिनेट में आती है। बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी देखते ही पता चलेगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनेगा। ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनेगा। ठीक है। हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब किस में आता है? प्रेजेंट में आता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गया। V1 प्लस आईएनजी देखते ही पता चलेगा कॉन्टिन्यूस टेंस है। इस देखते ही पता चलेगा तो प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। अच्छा, इसके लिए मैंने आपको टाइम दिया ही नहीं था क्या? अभी इसके लिए मैंने आपको टाइम दिया नहीं है ना? चलो, अब तो हो गया कांड। ये कौन सी मानू? इस सॉल्ट को कौन सी मानू, दूसरी की तीसरी? इस सॉल्ट को कौन सी मानू, दूसरी की तीसरी? इससे पहले हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो इसका मतलब ये तीसरी तो है नहीं, इसका मतलब ये दूसरी है। अगर ये दूसरी है तो क्या आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा। चलो, अब ये वाले तुम करके दिखाओ। इसके अंदर देखना, इन दोनों में दो दो वर्ब आ रही है, फर्स्ट और थर्ड में दो दो वर्ब आ रही है, तो दोनों वर्ब का अलग अलग टेंस लिखना। इसको तुम करके दिखाओ। 1 मिनट लगाओ, कमेंट में आंसर मत करना।
टेंस वर्ब की फॉर्म होती है बच्चे, टेंस वर्ब की फॉर्म होती है। ये जो V2 V3 ये सब होता है, ये टेंस वर्ब की फॉर्म का ही नाम होता है कि वर्ब की फॉर्म ये है तो उसका नाम ये। टाइम होता है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये सब, ये टाइम है। ये जो प्रेजेंट डेफिनेट पास्ट इंडेफिनिट ये सब टेंस है। टेंस से टाइम का पता चलता है। टेंस जो है वो वर्ब की फॉर्म होती है जो टाइम को रिप्रेजेंट करती है। बच्चे एक चीज ध्यान रखिएगा, अपनी क्लास होती है वीक में 5 डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे। थर्सडे फ्राइडे यानी कल और परसों आपकी क्लास ऑफ होती है। मैं अपना वीकेंड रखता हूँ थर्सडे और फ्राइडे को, तो कल और परसों आपकी क्लास नहीं होगी। ठीक है, अगली क्लास अपनी अब सैटरडे को होगी। और एक चीज और बोल रहा हूं, ये 15 क्लासेस का बैच है, ओनली 15 क्लासेस, सिर्फ 15 क्लासेस हैं इसमें। लेकिन ये 15 क्लास शिद्दत से पहली क्लास के पहले सेंटेंस से सुन लेना, और साथ में वादा कर रहा हूं एक नंबर भी वॉइस नरेशन में कट जाए तो मुझे कह देना। बाकी और किसी भी बैच के अंदर मैं ये मान के चलता हूँ सब बच्चे की मेहनत होती है, बच्चा क्या पता पढ़े ना पढ़े। ये इतने आसान टॉपिक हैं, इतने आसान टॉपिक हैं, इनमें नंबर खो देना बिल्कुल बेवकूफी है, प्योर बेवकूफी, प्योर बेवकूफी। 2-2 सेकंड के सवाल होते हैं, शिद्दत से ये पूरे 15 दिन लगा लो, एक नंबर नहीं कटेगा मेंस में। 45 से 47 नंबर के आसपास का आता है, फुल बटा फुल नंबर आएंगे इसमें। चलो जी, आइए जरा इस पे। He had brought the medicines before his mother called him। अब ये bring brought इसको दूसरी फॉर्म मानू तीसरी फॉर्म मानू? bring brought दूसरी फॉर्म मानू कि तीसरी फॉर्म मानू? तीसरी फॉर्म। तीसरी फॉर्म आती पता चलेगा तो परफेक्ट टेंस है। अब कौन सा परफेक्ट है, प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है, कैसे पता चलेगा? हैड से पता चलेगा कि ये तो पास्ट परफेक्ट है। कॉल कॉल्ड इसको दूसरी फॉर्म मानू कि तीसरी फॉर्म मानू? दूसरी के तीसरी? दूसरी मान लूं। अगर इसको दूसरी मानूंगा तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। 12 के 12 टेंसेस में इकलौता टेंसेस में दूसरी फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट नाम है उसका। विल मॉडल देखते पता चलेगा तो फ्यूचर बनेगा। मॉडल के बाद विल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। अच्छा, ये जो फिनिश्ड है इसको V2 मानू कि V3 मानू? फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड, इसको V2 मानू या V3? V2 मानू कि V3? V3 मानते पता चल गया परफेक्ट टेंस हो गया। अब कौन सा परफेक्ट है, कौन सा परफेक्ट है? विल देखते ही पता चल गया फ्यूचर है, तो यहां पे हो जाएगा जी फ्यूचर परफेक्ट। हाँ जी, विल हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड से क्या पता चल गया अपने को? फिनिश्ड से अपने को पता चल गया कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिससे अपने को पता चला कि ये परफेक्ट टेंस है, हाँ कि ना? और विल से अपने को पता चला कि ये फ्यूचर टेंस है। इतनी कहानी क्लियर है? अच्छा, अब ये हैव क्यों लगाया समझ में आ रहा है आपको? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आखिर हम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आखिर हम ये हैव क्यों ऐड करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आखिर हम हैव क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि विल शैल के बाद हमेशा ना वर्ब की बेस फॉर्म आती है। विल शैल के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, हाँ कि ना? तो अगर मैं विल शैल के बाद V3 लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए ये हैव बीच में इंसर्ट करना पड़ता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी, इतना क्लियर हुआ? आ जाओ, अभी तक जितना पढ़ा, अभी तक जितना पढ़ा एक बार जल्दी से उसको रिवाइज करते हैं, फिर सेंटेंसेस के कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस के आज पैसे बनाने सीखेंगे।
कोई नहीं, कॉल कर लो एक। देखो, सबसे पहली बात तो अपन ने ये देखनी सीखी कि आखिर अपन पैसिव वॉइस का यूज ही कब करते हैं। सबसे फर्स्ट चीज अपन ने देखनी सीखी कि आखिर हम पैसिव वॉइस का यूज क्यों करते हैं। उसके मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए, जैसे थोड़ी देर बैठ जाइए। उसके मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए, जैसे सबसे पहला फैक्टर अपना क्या था कि जब डूअर का अपने को पता ना हो, अपने को पता ही ना हो कि डूअर कौन है। हिज कार वाज स्टोलन यस्टरडे, उसकी गाड़ी कल चोरी हो गई। ब्रॉन्ज वाज डिस्कवर्ड अराउंड 3500 BC। अब इसमें अपने को पता नहीं है कि बेसिकली डूअर कौन है। अच्छा, या फिर डूअर ऑब्वियस हो, या फिर डूअर ऑब्वियस हो कि अब इसके अंदर हमें पता है कि चोरों को अरेस्ट करने काम कौन करेगा, पुलिस करेगा, और इसके अंदर हमें पता है कि इंग्लिश बोलने का काम कौन करेगा, लोग करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर डूअर ऑब्वियस हो या फिर डूअर अननोन हो, उस केस के अंदर अपन पैसिव वॉइस में लिखना प्रेफर करते हैं। या फिर अपना डूअर इररिलेवेंट हो, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए, या फिर लीगल स्टेटमेंट में, या फिर अगर अपने को रिसीवर पर यानी ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस डालना हो, उस केस में अपन पैसिव वॉइस लगाते हैं। ये सारी बात हुई। फिर मैंने आपको टेंस का चार्ट पढ़ाया। अब मैं आपको एक काम कर रहा हूं, छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं, उनके आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना बताता हूं। ठीक है, अब ये पहला सेंटेंस देखिए, बिल्कुल ये एक ही बात मैं कम से कम अभी आपके साथ 10 बार करूंगा, सेम बात मैं आपके साथ 10 बार करूंगा, आपको 1 सेकंड में समझ में आएगा। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिएगा। देखो, ये मोहन सब्जेक्ट हो गया, प्लेज वर्ब हो गई, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम जो आप एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त करते हो, सबसे पहला काम एक्टिव टू पैसिव जाने के अंदर क्या होता है? फर्स्ट काम एक्टिव टू पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो यहां पे अपन लिख देंगे क्रिकेट। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम क्या होता है? सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना। सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है। तीसरा काम क्या होता है? ये वर्ब को बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब ये अगर पहले प्रेजेंट में था तो बाद में भी प्रेजेंट में रहेगा। V3 तो मैंने सीधा का सीधा लिख दिया, V3 तो आएगा ही आएगा। अब बी की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? इज एम आर लगाएंगे, वॉज वर लगाएंगे, विल बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे? वो डिपेंड करेगा कि पहले क्या टेंस है। पहले प्रेजेंट है तो बाद में भी प्रेजेंट रहेगा, तो इसका मतलब इज एम आर रहेगा। अब क्रिकेट के साथ एम तो आएगा नहीं, क्रिकेट के साथ आर तो आएगा नहीं, क्रिकेट के साथ इज आएगा। और ये एक एक चीज लॉजिकल है, एक एक चीज लॉजिकल है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट क्यों बनाया? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट क्यों बनाया? क्योंकि पैसिव हम लगाते इसलिए ताकि सब्जेक्ट बनाया जा सके, यानी स्ट्रेस डाला जा सके रिसीवर पर। आखिर हमने सब्जेक्ट जो था उसको बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया? ताकि जो पहले डूअर था वो अब भी डूअर रहे, जो पहले डूअर था वही अब डूअर रहे, सेंटेंस का मीनिंग ना चेंज हो जाए। आखिर हमने इसको इज प्लेड क्यों लिखा? इज प्लेड क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि पहले मोहन खेलने वाला था, मोहन डूअर था, मोहन खेलेगा और क्रिकेट को खेला जाएगा। ये कहा जाएगा वाला जो मीनिंग है बी की फॉर्म प्लस B3 से आएगा। समझ में आया? बच्चे मैं फिर बता रहा हूं, देखो मैं पढ़ाना वैसे पसंद करता हूं जैसे मुझे पढ़ना पसंद था। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव होता है इज एम आर प्लस B3। बच्चों रट लो, ऐसे पूरा स्ट्रक्चर लिखवाया जाता है। ऐसे इधर देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इनडेफिनेट का स्ट्रक्चर होता है। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है, इसका पैसिव का स्ट्रक्चर बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस में V3 प्लस में बाय प्लस में सब्जेक्ट, ऐसे करके। बच्चे ऐसे इतना रट्टा कैसे चलेगा बताओ? कैसे याद करोगे ये? आ रही बात समझ में? समझ आया? आओ इस पे आओ।
इसके बारे में सारी की सारी चीजें बिल्कुल वैसी की वैसे सोचो, बिल्कुल वैसे सोचो जैसे अभी आपको बताया। एक हर एक के लिए मैं आपको एक एक 30-30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, 30-30 सेकंड तक आप सोचिए, फिर मैं कराता हूं। 30 सेकंड आप सोचो, फिर मैं इसको कराता हूं। हाँ जी, सोच लिया। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप क्या था? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। हर एक चीज लॉजिकल है। क्यों बना रहे हो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट? आखिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट क्यों बना रहे हो? क्या कारण है उसका? क्योंकि सर पैसिव लिखा इसलिए जाता है, पैसिव हम तब लिखते हैं जब हमें रिसीवर पर स्ट्रेस डालना हो, और रिसीवर पर स्ट्रेस डालने का तरीका क्या होता है? उसको सब्जेक्ट बना देना। अच्छा, सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? क्योंकि एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त ना मीनिंग चेंज होता है ना टेंस चेंज होता है। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट मोहन था यानी डूअर मोहन था, तो बाद में भी मोहन ही खेलेगा। ऐसा नहीं कि पहले मोहन क्रिकेट को खेल रहा है और जब तुम पैसिव करोगे तो क्रिकेट मोहन को खेल देगा। समझ में आया? अच्छा, जो वर्ब थी उसको बी की फॉर्म प्लस V3 के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। वर्ब को बी की फॉर्म प्लस V3 के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। वर्ब को बी की फॉर्म प्लस V3 के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्यों करते हैं? क्योंकि प्ले का मतलब खेलना है। मोहन कुछ खेल रहा है, मोहन कुछ खेल रहा है। तो जरा समझने की कोशिश करिए, क्रिकेट थोड़ी कुछ खेलेगा, क्रिकेट को तो खेला जाएगा ना। ये को जाएगा वाला मीनिंग जो है, ये को जाएगा वाला मीनिंग जो है बी की फॉर्म प्लस V3 से आएगा। अब बड़े ध्यान से क्रूशियल पॉइंट है उसको समझिएगा, बड़े ध्यान से क्रूशियल पॉइंट है उसको समझिएगा। मैंने क्या कहा कि पैसिव के लिए बी की फॉर्म प्लस V3 आता है, पैसिव के लिए बी की फॉर्म प्लस V3 आता है। तो यहाँ पे V3 तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको प्लेड लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बी की फॉर्म क्या लगाऊं? बी की फॉर्म क्या लगाऊं? मैंने क्या कहा, पहले जो टेंस था बाद में भी वही टेंस रहेगा, जो पहले टेंस था बाद में भी वही टेंस रहेगा। पहले कौन सा टेंस है बताओ? पहले कौन सा टेंस है बताओ? कॉन्टिन्यूस टेंस है। पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो बाद में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। इस V3 को भूल जाओ और यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बना दो बी की फॉर्म से। बी की फॉर्म की मदद से, बी की फॉर्म की मदद से आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाने की कोशिश करिए। बी की फॉर्म की मदद से आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाइए। कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट है तो इज लगाना पड़ेगा, और आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए मैंने बीइंग लिख दिया। बी की फॉर्म की हेल्प का बी की फॉर्म की हेल्प लेके आपने वही टेंस क्रिएट कर देना जो पहले था। समझ में आया? हाँ जी, चलो इसको करके दिखाओ जरा आप एक बार, इसको करके दिखाओ जरा एक बार। फिर से वही स्टेप, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देंगे। वर्ब में पहले बी की फॉर्म प्लस V3 बनाना है, तो V3 तो मैंने लिख दिया। ये थोड़ा सा टाइट टाइट हो गया, मैं थोड़ा खुला खुला लिखता हूं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। क्यों बना देंगे? क्योंकि इस पे स्ट्रेस डालना है। सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्यों? क्योंकि डूअर वही रखना है। अब इसको बी की फॉर्म प्लस V3 में लिखना है। V3 लिख के छोड़ दो, V3 तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ बी की फॉर्म की मदद से, बी की फॉर्म की मदद से आपको प्रेजेंट परफेक्ट क्रिएट करना है। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है? तुम मुझे बता दो, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस में क्या स्ट्रक्चर था? हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये स्ट्रक्चर था। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये स्ट्रक्चर था। तो हैज हैव तो आएगा ही आएगा, क्योंकि V3 हैज हैव के बाद ही आता है। और ये V3 कहां से लाओगे? बी की V3 क्या होती है? बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। तो हैज बीन प्लेड से बनेगा। समझ आया? हाँ जी बच्चे, आज मैंने थोड़े से और भी सेंटेंसेस कराने थे, लेकिन अभी घर में आज कोई गेस्ट आ गए, तो आज थोड़ा सा मैं क्लास यहीं छोड़ रहा हूं। ठीक है, आपने देखा भी होगा, अभी बेल बजी थी, मैंने कहा थोड़ा 5 मिनट वेट करिए, है ना। एक बार जितना मैंने आज पढ़ा है ना बच्चे, मैं देखो ज्यादा घुमा फिरा के बात करना नहीं चाहता, सीधी शॉर्ट आपको छाती ठोक के बात बोल रहा हूँ। 15 क्लास लगा लो,
एक भी नंबर नहीं कटेगा। घुमा फिरा के मैं बात कर ही नहीं रहा। 15 क्लास लगा लो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है जी। अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हो। थर्सडे फ्राइडे यानी कल परसों की आपकी छुट्टी है, कल परसों की आपकी छुट्टी है। ठीक है, उसमें बस ये लेक्चर रिवाइज कर देना एक बार हल्का सा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है। एक ही आपका ये आस्क अ डाउट मैराथन जो है, बेसिकली आस्क अ डाउट चैलेंज, इसका लिंक मैंने ऊपर पिन कर रखा है। मेरा कोड है AVS10 अनअकैडमी, अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो। आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, अदरवाइज 1.5 घंटे की क्लास चलेगी है जनरली। आज गेस्ट आए तो आज मेरे को थोड़ा जल्दी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए गुड नाइट। अब मिलेंगे अपन सैटरडे को सेम टाइम।